गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो हमने शुरू कर रखा है। तो इसका पार्ट 2 कौन सा चैप्टर शुरू कर रखा है हमने, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, तो एडजस्ट कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब देखो, पहले क्या है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। जो पहला पिछला ज़माना था, प्री हिस्ट्रिक टाइम था, उसमें क्या होया था, कोई भी नो पर्टिकुलर नर्स का कोई इंटरवेंशन नहीं था। ठीक है, उसमें नर्स होया ही नहीं करती। मतलब जो केयर है वह कौन प्रोवाइड करा करते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स है या फिर वूमन है। ठीक है, किसी भी मान लो कोई भी घर है या कोई भी फैमिली है, उसमें एक लेडी है, वही सब का देखभाल करे, जो भी बीमार लोग उसकी भी वही देखभाल करा करे। तो नु पहले ज़माना में कोई नर्स नार्स का कोई रोल चक्कर कोई ना था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब थोड़ा चेंज हो गया अपना। अब देखो, जो क्या है, स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन है वो मिसिंग थी पहले। ठीक है, पेशेंट की केयर करने के लिए। और जो पहले के ज़माने में जो प्रीमिटिव मैन थे, जो पिछले ज़माने में जो भी लोग रहा करते, मैं बस की थी उनका दर स्किल्स होया करती। किसकी, एक तो मसाज करें की करे नहीं करा, जो सर की मसाज कराया करा, हेड एक हो रहा है किसका कमर में हो रहा है। फर्मेंटेशन की है, देखो ये रहा फर्मेंटेशन। ये वाइटल साइन वाले चैप्टर में आएगा फर्मेंटेशन अच्छे से टॉपिक, लेकिन ये मोटा मोटा देख लो फर्मेंटेशन हो गया। देखो पहले तो जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, ये आप ठंडी पट्टी रखांगे, लेकिन जो उसके पैर हैं नहीं, ये इधर तो उधर क्या है, गर्म पानी रख देंगे। और दो आपने दो रखे होंगे ये फर्मेंटेशन पैड्स होंगे, जो आप इसकी चेस्ट पे अवेलेबल मतलब टेकांगे इन्हें। ठीक है, फर्मेंटेशन में ये होया करे, उसने ये होया करे मोइस्ट हीट प्रोसेस होया करे हो। तो जिसमें जो भी उस बंदा की बॉडी में जितना दर्द है, जो कर बॉडी एक है, ठीक है, पाँव दुख है, हाथ दुख है, तो इस तरह मिल जाएगा। अगला की है बोन सेटिंग। बोन सेटिंग का तो आपने बेरा होगा कि भाई उसकी हड्डी हड्डी में अपनी जगह पे सही हूँ। नेक्स्ट क्या है, एम्पुटेशन। ये देखो, ये नीचे वाला डायग्राम देखो एम्पुटेशन का। अब ये जो डॉक्टर है, जो मतलब पैर पूर नहीं कट जाएगा या फिर कोई भी जो लिम्ब है वो कट जाएगा था। और अब उसने मतलब ठीक ठाक करने खातर और उस और जो भी ब्लीडिंग है उसने कम करने खातर भी लोग अदर स्किल होया कर दी। अब अगला क्या है, हॉट एंड कोल्ड बात हो गया, टू हील एम्परेज। ये सारी स्किल है पहले डे लोग अदर होया करती। अब नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ नर्स इन प्रिमिटिव पीरियड। जो पुराना पीरियड था उसमें जो नर्स है उसका काम किया था। पहली बात तो भाई मैंने तो हद कही थी कि भाई नर्स है वह होया ही नहीं करती। पहले मैं क्या करती, वूमन होया करती। ठीक है, जो बचाया भी कर दी, प्रोटेक्ट भी कराया कर दी और केयर भी कराया कर दी। किस किस की, अपने बच्चा की, जो एज जो बूढ़े लोग हैं उनकी, और जो भी बीमार मेंबर है फैमिली में उसकी। अब धीरे धीरे क्या है, नर्सिंग है वह इवोल्व होती गई। ठीक है, तो इसमें कि जो भी बंदा बीमार है, जो भी इंडिविजुअल बीमार है, ठीक है, उसने एक पर्टिकुलर हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा कर दी। ठीक है, और उसने कि जो बीमार हो रहा है उस तक बचाया कर दी, उसने कंफर्ट प्रोवाइड करा कर दी बीमार इंसान तक। तो नर्सिंग धीरे धीरे आ गई। और फिर धीरे धीरे क्या होया, मतलब जो भी यार नर्सिंग का काम है वो के देख आप उसने के रिफ्लेक्ट करने लगे कि भैया तो केयरिंग है, कंफर्टिंग है, नरिशिंग भी है, क्लींसिंग एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। तो ये सारी चीज़ के फिर धीरे धीरे नर्स करने लगी। देखो पहले क्या, पहले जमाना में जो नर्स है वो होया नहीं करती। पहले में जो वूमन है, जो घर की लेडी होगी थी वही संभाला करती। फिर धीरे धीरे नर्सिंग आई, तो वाकई है जो बीमार इंसान है उसने कंफर्ट प्रोवाइड करवाने लगी। फिर धीरे धीरे वक्त उस खातर केयरिंग भी होती गई, कंफर्टिंग भी प्रोवाइड करे उसने, नरिश भी उसने, खाना खुना का भी वही ध्यान रखा है, उसकी साफ सफाई भी वह नर्स से करे। अब देखो आगे, अब की है मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग आप सामने बेर है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाकई है मदर ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, लेडी विद लैंप कहा करे इसने। इसका जन्म कब हुआ था, 12 मई 1820 इन इटली। और इसकी मरी कद थी 13 अगस्त ने इसकी डेथ हो गई थी। ठीक, कहाँ हुई थी, लंदन में। मतलब इतना ज़रूरी नहीं इसका क्या है, 12 मई याद रखो, 12 महीना पके नर्सिंग डे भी सेलिब्रेट करा करें। ठीक है, और इसने काम की कराया था, जो एक क्रीमिन वॉर हुई थी उस उसमें इसने जो लोग हैं नहीं उन तक मतलब हाइजीन प्रोवाइड कराया था, सैनिटेशन, जो भी मोर्टिलिटी रेट था नहीं, मोर्टिलिटी रेट क्या है करीब, जो मतलब बंदे कितने मरे हैं उस हिसाब से, जो मोर्टिलिटी रेट है वो इसने कम कराया था। ये बगला के है, इसने एक बुक भी लिखी थी, नोट्स इन नर्सिंग। ठीक है, इसने प्रिंसिपल लिखे थे कि भाई नर्सिंग है उसने जो आप जो भी पेशेंट है वो कितना उसकी जो नीड्स के अकॉर्डिंग कितना सेंसिटिव है, मतलब उसने जो भी इसने ऑब्जर्व कराया। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें बुक में थी, नोट्स इन नर्सिंग में। अब देखो आगे, अब हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग अब इसकी बात करा। अब जो 1947 जब अपना देश आज़ाद होया तो क्या होया, आईएनसी एक्ट पास होया था। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट पास होया था। अब नेक्स्ट क्या है, 1949 में उसका 2 साल बाद क्या हुई, पहली मीटिंग हुई आईएनसी की।
उसके बाद क्या हुई, 1950 में क्या हुई, ANM एस्टेब्लिश्ड हुई, ठीक है। अब 1959 में क्या हुआ, जो भी पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री प्रोग्राम है, यानी MSc नर्सिंग है, वह एस्टेब्लिश्ड हुई थी। जो पोस्ट ग्रेजुएटेड में MSc नर्सिंग भी आ सकते। नेक्स्ट क्या है, 1960 में क्या हुई थी, फर्स्ट MSc नर्सिंग हुई थी। और जो पोस्ट सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये दोनों चीज़ आई थी 1960 में। अब ये याद, अब देखो कुछ और हिस्टोरिकल लैंडमार्क है नर्सिंग के ऊपर। 1965 में क्या हुआ था, जो WHO जो भी पब्लिकेशन थी, उसने इंडिया में जित नर्सिंग स्कूल है मैं पब्लिश करने की सोची थी। अब 1966 में क्या हुई थी, जो टर्न्ड नर्सेज एसोसिएशन, एक TNA अगर है, वह पब्लिश हुई थी, ठीक है। किसका अंडर हुई थी, वह चेयरमैनशिप का अंडर हुई थी। उसका एक नाम भी दे रखा है, चेयरमैन कौन था, तो ज़रूरत ना उसने याद करने की, बस इतना याद रखो। 1966 में क्या हुआ था, ट्रेन नर्स एसोसिएशन हुई थी पब्लिश। 1965 में क्या हुआ था, स्कूल ऑफ नर्सिंग मतलब पब्लिश करने की सोची थी इंडिया में, किसने, WHO ने। 1977 में क्या हुआ था, जो ANM कुरिकुलम, कुरिकुलम क्या हुआ, जो जो भी ANM के जितने भी लेसन थे, ठीक है, मैं सारे क्या हुआ रिवाइज हुए थे इसमें। कुरिकुलम मतलब सेट ऑफ लेसन, INC द्वारा सारे वो रिवाइज करे गए थे। 1992 में क्या हुआ था, जो PhD प्रोग्राम है नर्सिंग में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक शुरू हुआ था। ये आगे देखो। नेक्स्ट के का अगर ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये कुछ आएंगे TNA में होया के करे, ठीक है। तो ये पहले देखा या जो एसोसिएशन नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट होया कर दिया पहले, उस तक दोबारा उसका नाम चेंज कर दिया था इन्हें। दोबारा देखो, पहले इसका नाम क्या था, एसोसिएशन नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, इसका नाम चेंज करके ये टेक दिया ट्रेंड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और कित टेक क्या था ये, लखनऊ में, ठीक है। ये बगला के ये कद एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1908 में, कित बॉम्बे में। किसके दौरान, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हुई थी। नेक्स्ट क्या है, जो TNAI है, ठीक है, उसकी ब्रांच कित एस्टेब्लिश हुई है, दिल्ली में। उसकी पहली ब्रांच कित आई थी, दिल्ली में 1946। मर्जी है याद रखो या नहीं याद रखो, बाकी दिल्ली तो याद रह ही जाएगा। अगला क्या है, कितनी ब्रांच है इसकी TNAI की, टोटल 33 ब्रांच है इसकी, ठीक है। दोबारा एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एसोसिएशन नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट इसका पहले नाम था, फिर इसने चेंज करके लखनऊ में की टेक दी, इसका टर्न्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1908 में, कित बॉम्बे में। किसके दौरान, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान। जो पहला TNAI है वो न्यू दिल्ली में आया था, कब आया था, 1946 में, अपना देश आज़ाद होने था 1 साल पहले। ये बगला के टोटल कितनी है, 33 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया। अब आगे देखो। अब इसके के ऑब्जेक्टिव्स है TNAI के, ठीक है। इसमें के बात कही गई है, वह देखो पहले। जो भी उसकी डिग्निटी और ऑनर है नर्सिंग प्रोफेशन का, वो मेंटेन रहेगा। डिग्निटी और ऑनर नर्सिंग प्रोफेशन का सही रहेगा, मेंटेन रहेगा। और यह क्या करेगी, या प्रमोट करेगी, किसने, सेंस ऑफ स्पिरिट दी कॉर्पस। स्पिरिट दी कॉर्पस का क्या मतलब होया करे, स्पिरिट ऑफ द बॉडी। स्पिरिट दी कॉर्पस का मतलब क्या है, स्पिरिट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ की स्पिरिट ऑफ द बॉडी का मतलब कि जो भी लॉयल्टी है, जो भी केयरिंग, अपनी पर्सनैलिटी है नहीं, वह सारी क्या होगी, प्रमोट होगी, ठीक है। अमंग ऑल नर्सिस, सारी नर्सिस का मतलब अंदर। अगला क्या, टू एडवांस्ड प्रोफेशनल एजुकेशन। जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसने एडवांस करने खातर, ठीक है, जो भी जनरल वेलफेयर ऑफ नर्सिस और जो भी नर्सिस की भलाई है उन खातर TNA आई थी। देखो, डिग्निटी और ओनर है जो नर्सिंग प्रोफेशन की, उसने मेंटेन करने खातिर एक तो TNA आई थी। एक जो भी स्पिरिट ऑफ द बॉडी है, यानी स्पिरिट दी कॉर्पस ना प्रमोट करेगी आप। और क्या है, जो भी एडवांस प्रोफेशनल एजुकेशन है उसने प्रमोट करेगी आप। और जो भी कल्याण है, जो भी जनरल वेलफेयर नर्सिस का, उसने प्रमोट करेगी। इसका अंतर्गत ये 3 चीज़ आऊँगी। ये बगला देखो, INC क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। मेन चीज़ अपन याद रखना, फालतू बकवास कुछ नहीं याद रखना। ये बगला देखो, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग क्या है, या कब एस्टेब्लिश हुई थी, दिसंबर 31 1947, 1947। INC या तो रट लियो भाई, दिसंबर 31 1947। अगला क्या, इसका मेन पर्पज क्या था, टू प्रोवाइड, मतलब जितनी भी नर्सिस हैं नहीं, उन तय सब तय एक यूनिफॉर्म, मतलब सब तय इक्वल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है अपने तय। जो भी मिडवाइफ्स हैं, मिडवाइफ्स का मैंने था मतलब बताया था, एक बार और सुन लो। मिडवाइफ्स का मतलब क्या अगर है, वह नर्सिस जो भी प्रेग्नेंट वूमन है उसके एंटीनेटल पीरियड, यानी डिलीवरी तो पहला, पोस्ट नेटल डिलीवरी का बाद, और ड्यूरिंग द डिलीवरी जो काम कराया करे वह क्या करे, मिडवाइफ्स। उन्हें मिडवाइफ्स का जो भी हेल्थ विजिटर है अगर, ये उनका क्या करना है, उनकी जो ट्रेनिंग है वह स्टैंडर्डाइज करनी है या फिर इम्प्रूव करनी है। अगला क्या है, जो INC है, इसका ऑफिस कित सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली। ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने के हैं।
ये बगला देखो के ऑब्जेक्टिव हैं आईएनसी के, मतलब कि कुछ काम करे इसने, ऐसा कुछ। ये बगला के एस्टेब्लिश्ड, या तो देखो वही पॉइंट आ गया, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग किस खातर, नर्सिस खातर, मिडवाइफ खातर, हेल्थ विजिटर खातर या बनाओगे। जो भी क्यूरिकुला है नर्सिंग एज क्यूरिकुला क्या करे, सेट ऑफ लेसन, ये याद रखो, जित भी क्यूरिकुलम आ जाए उसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ लेसन। जितने भी लेसन है नर्सिंग एजुकेशन में उनसे डिस्क्राइब कौन करे, आईएनसी ने करे। नेक्स्ट कि है यार, रिसर्च इन नर्सिंग उसने प्रमोट करेगी। प्रिस्क्राइब कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या, अपना व्यवहार लोगों के लिए किसा है, ठीक है। जो नर्स है उसका पेशेंट के लिए बिहेवियर किसा है, किसी है वह, मैं सारी किस मांगी, कोड ऑफ एथिक्स का ये मतलब क्या कर, अपने मैनर्स। ये बगला देखो, गिव अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब देखो जो भी अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन नहीं होया करे, अपना एडमिशन का टाइम भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर अपन कितने विदेश में फॉरेन कंट्रीज में काम करना हो तो भी अपन रजिस्ट्रेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो कौन प्रोवाइड करेगा, वो आईएनसी। ये बगला की है या की करेगी, गाइड करेगी, एडवाइस करेगी, किसने, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग ने, ठीक है। और एग्जामिनिंग बोर्ड ने भी संभाला कराया, ठीक है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसका अंडर भी आया अगर, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी यह देखा करें। ये बगला के जो भी, मान ली तो कैन कोई भी जो कर आप छोटे, अपना कॉलेज का तो क्या ही नाम ले, जो कर कोई भी कॉलेज है, ठीक है, उसमें जो भी इन आईएनसीआर ने गाइडलाइन दे रखी है, भाई ऐसा कॉलेज होना चाहिए, उसमें इतने क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, ठीक है। अगर उनकी बात करा, अगर वह सारी चीज़ नहीं हो तो वह उसका जो रिकॉग्निशन है उसने कैंसिल कर सके हैं। यो कि आईएनसी एक्ट उसका अकॉर्डिंग बात कही गई है यार। तो यह जो इंस्टीट्यूट है, जो भी कॉलेज वगैरह है, उनका रिकॉग्निशन ने कैंसिल भी कर सके जाए। अगली बात करांगे आप द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। अब इसने की कही थी, या 1899 में आई थी, किसने फाउंड करी थी, या मिसिस बेडफोर्ड फेनविक ने, ये नाम याद रखने हैं। अब अगला क्या है, नॉन पॉलिटिकल है, कोई गवर्नमेंट का अंदर कंट्रोल नहीं है। ग्लोबल वॉइस ऑफ नर्सिंग है, या सेल्फ गवर्निंग, खुद गवर्न करा करे। इसका मेन पर्पज क्या था, एक मीन प्रोवाइड करना है, किस थी, जो भी नेशनल एसोसिएशन है उन थी। क्यों, ताकि मैं जो हेल्थ है उसने प्रमोट कर सके, और जो देखभाल करा पा, जो भी बीमार लोग हैं उनने मतलब जागरूक करे, उन्हें प्रमोट करे उसकी हेल्थ के बारे में। आगे समझ में। अब आगे देखो क्या, अब ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीएन के, इन इसके के ऑब्जेक्टिव हैं, या क्या करेगी, प्रमोट करेगी, किसने, जो भी नर्सिंग नेशनल एसोसिएशन है, मैंने तब तक बताई पीछे कि, या जो नेशनल एसोसिएशन है किसकी, नर्सिस की, उसने प्रमोट करेगी। क्यों प्रमोट करेगी भाई, क्योंकि उसने इम्प्रूव करनी है, ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड और उनकी प्रैक्टिस है, किस डाल में प्रैक्टिस करें, कुकर करें, वह सारी इंप्रूव करनी है। और किसने इंप्रूव करना है, जो भी स्टेटस है नर्स का एक किसी भी कंट्री में है उसने इंप्रूव करेगा ये। और टू सर्व एज, जो भी अथॉरिटी वॉइस की तरह, मतलब अब जो नर्सिंग है या फिर नर्सिस है, उनकी इंटरनेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी वॉइस की तरह भी काम कौन करेगा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। अब नेक्स्ट देखो ये क्या होगा, स्टेट नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग, अब इसमें क्या है, जो SNRC इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, या कद एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1926 में। किसने एस्टेब्लिश करी थी, अपना TNAI पढ़ी है, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कब कित करी थी, चेन्नई में। कब करी थी, 1926 में। और टोटल कितनी है, 29 के SNRC हैं ऑल ओवर इंडिया। इसका मेन पर्पज क्या था, जो जो भी के नर्सिस हैं, मिडवाइफ्स, जो भी हेल्थ विजिटर हैं, उनकी एक बेटर ट्रेनिंग, एक बढ़िया ट्रेनिंग प्रोवाइड कौन करेगी, SNRC। ये बगला क्या है, फंक्शन ऑफ SNRC। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, पहला क्या, रिस्पॉन्सिबल है किस खातर, रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन अपन है एडमिशन के बाद चाहिए, ठीक है, या फिर अपन अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो भी अपन रजिस्ट्रेशन चाहिए वह SNRC प्रोवाइड करवाया करे। जो भी एग्ज़ाम है उनने कंडक्ट कौन कराओगी, SNRC। डिक्लेरेशन भी कौन कराओगी, यही। अगला क्या है, रेगुलेट कराओगी कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो भी रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन कंडक्ट, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद भी कौन ध्यान रखेगी, SNRC। अगर कोई भी मान ले इट, हाँ, जो या की है, अपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होया कर उनने भी इशू कौन करवाओगी, SNRC। और या जो माल प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिस मतलब कोई भी मान लो जो नर्सिस है उनकी लापरवाही की वजह से जो पेशेंट वो बीमार मतलब मरे गया, ठीक है, तो वह किस में आओगी, माल प्रैक्टिस में आओगी। तो या माल प्रैक्टिस ने चेक करने खातर भी SNRC जरूरी है। ये अगला क्या है, जो भी अपने प्रोफेशनल मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, उन्हें भी कौन मेंटेन करके रखेगी, SNRC। और या जो भी अपने जो फॉरेन वेरिफिकेशन अपने विदेश जाकर काम करना है उन खातर भी यह जरूरी होगा। और क्या करेगी, या जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उन्हें चेक करेगी,
ताकि क्या वो जो भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है नर्सिंग एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग के बेस पे उसने फुलफिल करा है कि नहीं। ठीक है। अब आगे देखो वैल्यूज, वैल्यू क्यों है अगर ये देखो तो हम खुद ही सोचो वैल्यू क्यों होंगी। कोई भी बिलीव्स होंगी, अपने सेल्फ बिलीफ होंगे जो आप डेवलप करा एक मतलब पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, जो अपना के बतावे बिहेवियर, बिहेवियर बताओगे। अब देखो कैसे, जैसे मेरा बात करने का तरीका कैसा है, सामने वाले बंदे का बात करने का तरीका, वो जो अपन बात करने का तरीका वो एक पीरियड ऑफ टाइम में एक लंबा टाइम लग गया ना उसने। ठीक है, और वह जो अपना बात करने का तरीका है वो कि अपना बिहेवियर है उसने रिफ्लेक्ट करेगा। इफ फॉर एग्जांपल नोट लाइंग टू पेशेंट अबाउट हिज हेल्थ, इफ जो भी पेशेंट है, इफ मान लो अपन जो पिछले पेशेंट उन तो झूठ बोल रखे कि हाँ भाई तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं एट मतलब जब आखिरी कंडीशन पे डेथ रेट पे हूँ अपना पे, तो अपन है जो पेशेंट जो भी आप बोल लांगे वह अपनी वैल्यूज दर्शाओगे, जो भी अपना बिहेवियर होगा। ये बगला की है। वैल्यूज भी दो टाइप की हो अगर, एक तो है अगर पर्सनल वैल्यूज और एक अगर प्रोफेशनल वैल्यूज, इनमें भी डिफरेंस है। पर्सनल वैल्यू में क्यों होंगे भाई, मतलब ऑनेस्ट रहना। ये जो पर्सनल वैल्यू है कि अपन अपन जीण खातर एक स्टैंडर्ड वे टू लीव बताओ दिखाया करे। ठीक है, उसने डेवलप कराया करे। जैसे अपन ईमानदार रहना, यह तो अपनी खुद का अपना पर्सनल बिलीव वैल्यू है यार। ये बगला के प्रोफेशनल, ये एक्वायर्ड अपन टाइम के अकॉर्डिंग उसने मतलब लिया करा, लर्न लर्न करा करा थ्रू मतलब लोग आगे सोशलाइज रह करना। ठीक है, लाइक इन नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स इन। अब देखो इसने प्रोफेशनल वैल्यू का मतलब क्या है, इसना पे एक्वायर करांगे जो भी आप सोशलाइज जो मैं कॉलेज जाऊँ। ठीक है, और बाहर जो समाज कदोरे बैठू हूँ उनके व्यवहार जानूँ, तो यह सारे जो भी होंगे और कुकर बात करेंगे ये होंगी सारी प्रोफेशनल वैल्यू। जैसे कोई भी नर्स है वह हमेशा पेशेंट है उसके जो मैटर कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या करें, पर्सनली रखेगी। ठीक है, अब मान लो कुछ चीज़ नहीं आया करे कि भाई पेशेंट है कि जो मान लो कोई एड्स का पेशेंट है वो नहीं चाहता कि भाई सारे जो भी स्टाफ मेंबर उनको पता चले कि या फिर जो भी हॉस्पिटल में जितने भी लोग उनने बेरा लगे, तो वह कॉन्फिडेंशियल मतलब उसका पर्सनल मैटर ही रखेगी। ठीक है, यो कि एक टाइप तो है अपनी प्रोफेशनल वैल्यू। उन दो वैल्यूज के अलावा कुछ और भी टाइप होते हैं। अब पहला क्या है, रिलीजियस। रिलीजियस में क्या हो गया, जो भी अपने रिलीजियस बिलीव्स हैं। ठीक है, उनने स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगी, रिलीजियस वैल्यू। अगली क्या होया करे, थ्योरेटिकल। देखो टी तक थ्योरेटिकल शुरू होया करे, टी तक ट्रूथ, जो भी अपने ट्रूथ जो भी आप सम्मान करे अगर रिस्पेक्टेबल होया करे दूसरे के प्रति, ये किस मांगे थ्योरेटिकल वैल्यू में। पॉलिटिकल वैल्यू अपन है पावर प्रोवाइड करेगी, जो वैल्यू की करेगी पावर ने। अगला क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की वैल्यू करेगी यूजफुलनेस और अपनी जो भी प्रैक्टिस एबिलिटी है, आप कितनी अपने में कितनी एबिलिटी का आप कितनी प्रैक्टिस करा और आप के काम आस का नर्सिंग फील्ड का, ये सारी चीज़ किस में होंगे, इकोनॉमिक वैल्यूज में। अब अगला क्या, एस्थेटिक। एस्थेटिक में क्या होंगे, आप एक कोई भी ब्यूटी है मान लो कोई इतनी भी सुंदरता बाहरी सुंदरता हुआ चाहे अंदरूनी की, नहीं कि भाई उसकी शक्ल देख कर हाँ भाई ये तो बहुत सुंदर है इसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो ब्यूटी है इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्यूटी से मतलब है। और हारमोनी का मतलब क्या है, कितना अपन कोऑर्डिनेशन है लोगों का, मतलब दो कोई भी दो लोग हैं या फिर तीन दो तो ज़्यादा हैं, उनके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है कि वह अपना काम है वह अच्छे तरीके से कर सकें, वो अगर हारमोनी यानी तालमेल या फिर कोऑर्डिनेशन। अब अगला क्या है, सोशल। इस सोशल में क्या आ जाएंगे, यही ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, आप सिंपैथी रखा अपन में अंदर कोई भी मतलब सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनसेल्फिश होकर अपन काम करना अपना। ये अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, वैल्यू क्लैरिफिकेशन। अब वैल्यू क्लैरिफिकेशन के काम आया अगर है, या एक तो पर्सनल और जो भी प्रोफेशनल है, जो भी ये दोनों वैल्यू हैं इनके बीच में के डिफरेंस है उसने आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई किसने कराया करेगा, पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यू ने। ये इंपॉर्टेंट होया करे, क्यों होया करे कि भाई जो वैल्यू है वह बहुत डिफिकल्ट होया करे, किसी भी जो पर्सन है ये बाप उसकी जो पर्सनैलिटी उसकी जो भी थिंकिंग है उसका जो बिहेवियर उसने आप चेंज थोड़ी कर सका। तो या जो वैल्यू क्लैरिफिकेशन है या हेल्प करे अगर किसी भी बंदा है उसकी पर्सनैलिटी ने समझने खातर। अब अगला क्या है, नर्सिस है उसने क्या है, वह जो पेशेंट है उसने आइडेंटिफाई जो पेशेंट की जो वैल्यू है उसके मैनर उन्हें आइडेंटिफाई करेगी। और जिसकी वजह से कई बार नहीं अगर भाई जो उसके रिलीजियस बिलीफ है वही दिक्कत कर दें उसकी हेल्थ में, इवन नहीं अगर कोई अपने दौरे पेशेंट आ जाए। ठीक है, वो कहोगा ना भाई मैंने तो बाबा पे झाड़ा लवाया है कि वही ठीक करेगा, अब तो मैंने फिर अपन तू वाले टिंडे लेना है अपने जा फिर उल्टा ओड़ी जाके इलाज करा ले। तो मतलब उस पेशेंट की वैल्यू है मैं भी डिपेंड करे कि उसकी हेल्थ है वह भी किसी होगी, उसके हेल्थ में जो भी इश्यूज आए मैं किसी होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू एक रेट्स हार्मिन और सीमन, ये तीन साइंटिस्ट थे, इभी इनका अकॉर्डिंग भी वैल्यू है एक प्रोसेस होया करे, इभी ने की गई थी जो वैल्यू है वह की कराया करें।
पहला आएगा चूजिंग इनवॉल्व कोग्निटिव एबिलिटी। पहला आप की करांगे मतलब अपनी खुद की चॉइस होगी, ठीक है, वह आप फ्री विल मतलब बिना अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप उसने चॉइस बना सका। फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, विल नॉट टेक ब्राइब इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। अब देख जो ब्राइब का मतलब क्या होया करे, इव रिश्वत होया करे ब्राइब का मतलब, इव यो की कव है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसने रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे, तो ये अपनी खुद की इच्छा है कि भाई आप हम रिश्वत ना लेना चाहते, तो ये क्या चूजिंग इन्वॉल्व्स कोग्निटिव एबिलिटी भी इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब यूज़ होगा। नेक्स्ट क्या है प्राइजिंग एंड चीयर्सिंग। अब प्राइजिंग और चीयर्सिंग में क्या होगा कि आपन जो भी इंडिविजुअल है वो खुद मतलब प्राउड और हैप्पी होना चाहिए। क्यों मतलब जो भी उसने चॉइसेस करी हैं, देखो जो ऊपर लिखी कंडीशन है, आप खुश होवांगे नहीं कि भाई हाँ मैंने तो घूस कौन ली किसी पे ना किसी पे रिश्वत ले, तो आप खुद बकी करांगे, प्राउड फील करांगे। नेक्स्ट क्या है एफर्मिंग एक्टिंग एंड रिपीटिंग। अब इसमें क्या है जो भी आपने जो एक्शन है जो भी आपने चॉइस मतलब बनाई है वह दोबारा भी रीअपियर भी होगी फ्यूचर में, ठीक है, तो जिसकी वजह तो वह मतलब अच्छी रहेगी, तो अपन खुश रहेंगे। नेक्स्ट क्या है अब प्रोफेशनल वैल्यूज़ इन नर्सिंग। अब प्रोफेशनल वैल्यू की है नर्सिंग में, पहले देखो एल्टरिज्म। एल्टरिज्म का ये मतलब क्या करे जो भी मतलब आप दूसरा का कल्याण के बारे में सोचते हो, ये यही बात, ठीक है। अब मान लो कोई भी दो बंदे हैं उनकी लड़ाई हो रही हो, लेकिन अपन यूँ चाहो उनकी भलाई खातर कि भैया ना लड़ाई एक दूसरा का सर में ईंट ना फोड़ दे, तो मतलब एक दूसरा अपन की चिंता है कंसर्न है, ठीक है, फॉर अदर्स वेलफेयर। वेलफेयर क्यों करें कल्याण या फिर भलाई खातर। अब जो प्रोफेशनल वैल्यू है मैं क्या मकाम आऊँगी एल्टरिज्म में हेल्प करेंगे, एक ऑटोनॉमी आप खुद डिपेंड होवांगे। नेक्स्ट क्या ह्यूमन डिग्निटी, जो अपनी डिग्निटी अपनी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरे की आप कितनी रिस्पेक्ट करा तो वह भी आओगी इसमें। अब अगला क्या है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्यों करे आप कुकर बिहेव करा मतलब इन अकॉर्डेंस विद मतलब जो भी अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं, ठीक है, और अपना जो बिहेवियर आप उसने कुकर एग्जिबिट करा मतलब कुकर लोग तो दिखावा हम या फिर सोसाइटी तो दिखावा, तो वह एबिलिटी क्या होगी इंटीग्रिटी। अगला क्या है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में भी देखो अपने जो भी मोरल वैल्यू है सोशल वैल्यू है जो भी अपने ह्यूमैनिस्टिक प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वाइल प्रैक्टिसिंग नर्स, तो मतलब अपन इंसानियत भी थोड़ी दिखानी चाहिए, ये बात आ गई इसमें है ना। अगला क्या है एडवोकेसी यानी वकालत। तो जो नर्स है उस नीड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट व्हेन नीड, जब पेशेंट ने ज़रूरत हो, ये भी यूँ नहीं आया करें देखो, हाँ ये डिलीवरी का टाइम पे है जो वह जो लड़की है जिसने मतलब जिसका भी छोरी हुई है, मान लो कोई भी लड़की हुई है, तो उसकी सास ने करे ना भाई मामने तो यार छोरी चाहिए ही नहीं, इसने बदल कर दे दो, ऐसा सिचुएशन आया करे, तो जो नर्स है उसने क्या होना चाहिए एडवोकेट की तरह भी काम करेगी जब पेशेंट ने ज़रूरत हो तो। अब हम बात करते हैं केयरिंग इन नर्सिंग। केयरिंग का मतलब क्या है अगर देखभाल करना किसी की, ठीक है। अब इसने इंग्लिश में देखो इट इज़ एक फंडामेंटल मोरल और इथिकल कमिटमेंट होया करे किसी भी पेशेंट के वेलबींग खातर उसने सुखी रहने खातर। इसमें क्या चीज़ आया करे, एक तो कंपैशन आया करे, एम्पथी आया करे, रिस्पेक्ट आया करे, पेशेंट की डिग्निटी और ऑटोनॉमी, ये सारे चीज़ें के मतलब आपने बेरा मैंने सारे बताए, ये चीज़ चल रही है अपने, ठीक है। तो इन एक्सप्लेन करने की फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपने फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दियो, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगला क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ केयरिंग इन नर्सिंग। जो केयरिंग है वह नर्सिंग में कई काम आया करे, जो केयर और लव है वाकई यूनिवर्सल एस्पेक्ट है नर्सिंग का। जो केयर और लव है वो क्या यूनिवर्सल एस्पेक्ट है नर्सिंग का। केयर और लव है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है उसने नरिश करने खातर। नेक्स्ट क्या है ह्यूमन केयर कैन बी इफेक्टिवली प्रैक्टिस्ड ओनली इंटरपर्सनली। जो भी आप किसी की देखभाल करा करा वो आप इंटरपर्सनली ओके कर सका हम। नेक्स्ट क्या है केयरिंग है वो एसेंस ऑफ नर्सिंग है, मेन है असेंशियल प्रोडक्ट है किसका नर्सिंग का। अब देख नर्स का काम क्या है अगर सब तो पहला काम आया अगर उसका कि पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड करना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हियरिंग इज मोस्ट सेंट्रल एंड अनफाइंग एंड फोकस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। अब देख जो सॉरी यार केयरिंग होगा कुछ मिस्टेक हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जो केयरिंग होया कर वह सेंट्रल यूनिफाइंग का मतलब होया करे मतलब टुगेदर ब्रिंग टुगेदर दो चीज़ें ना आपस में इकट्ठे मिलावे एंड फोकस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, और जो नर्सिंग की जो भी प्रैक्टिस है उसके ऊपर फोकस करवाने में केयरिंग हेल्प करा करे, ओके। देखो देखो जो मेन मेन पॉइंट है मैं याद रख लो जाता कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। केयर और लव प्रोवाइड करेगी, ठीक है, नरिश करेगी ह्यूमैनिटी ने, पेशेंट ने बिलीव दिलावेगी मतलब कि वो ठीक हो उसका। ह्यूमन केयर है वह मतलब बहुत इफेक्टिवली इंटरपर्सनली आप इसने यूज़ में लेकर आ सका, ये सारे पॉइंट आ गए। नेक्स्ट क्या है एडवोकेसी इन नर्सिंग। एडवोकेसी का मतलब क्या है वकालत। इब
देखो एडवोकेसी क्यों है, इज द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ अनदर्स राइट। मतलब क्या है, मैं नर्स हूँ ठीक है, मैं पेशेंट है, उसका जो भी उसका जो पर्टिकुलर राइट है, जो भी उसका सही लग गया उसने वाजिब चीज़, जो उसका राइट है मैं उसने प्रोटेक्ट करूंगी, उसने सपोर्ट करूंगी, तो मैं एज ए एडवोकेट की तरह काम करूँ, और जो भी मैं प्रोसेस फॉलो करूंगी वह क्या होगी, एडवोकेसी। तो एडवोकेसी की होगी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ अनदर्स राइट। अब एक नर्स एडवोकेट क्या होती है, अब नर्स एडवोकेट है वह क्या करेगी, डिफेंड करेगी और प्रमोट करेगी किसके, राइट ऑफ पेशेंट में। सिस्टम का है वो, जो भी सिस्टम में चेंज होंगे ठीक है, जो भी मान लो पेशेंट ने जिस चीज़ की ज़रूरत है और उसमें कुछ चेंज आने की ज़रूरत है, तो ये सारे भी कौन संभालेगी, कि नर्स एडवोकेट संभालेगी। एम्पावर करेगी, बढ़ावा देगी। एंड प्रोमोट सेल्फ डेटर्मिनेशन इन अदर, जो सेल्फ डेटर्मिनेशन है वो दूसरा में उसका बढ़ावा देगी और खुद ने एम्पावर करेगी वो। नेक्स्ट क्या, प्रमोट ऑटोनोमी। जो ऑटोनोमी है पेशेंट्स के अंदर, वो क्या, ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ जो पेशेंट के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट वाली क्वालिटी है उसको ना प्रमोट करेगी। एंश्योर करेगी कि वो पेशेंट है उसकी रिस्पेक्ट करे, इक्वलिटी में मेंटेन करके रखे, जो पेशेंट है उसकी डिग्निटी ने भी मेंटेन करके रखे। अब अगला क्या है, एडवोकेसी फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। जो भी अपन प्रोफेशनल प्रैक्टिस कराएंगे उसमें एडवोकेसी को कर काम आया करे। जो एडवोकेसी है वह प्रमोट और प्रोटेक्ट करेगी कि जो भी अपनी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है और हेल्थ ऑफ नर्स। जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, अब ये एम्स वाला चक्कर नहीं चला था कि भाई जो एम्स में जो डॉक्टर था उसने नर्स है उस मतलब अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करा था, तो वह कौन संभालेगी, तो वो एडवोकेसी फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस इसके अंडर आ जाएगा, तो फिर वो एक नर्स एडवोकेट संभालेगी उस केस में। अब नेक्स्ट क्या है, यूजिंग नर्स प्रैक्टिस, अपन जो भी नर्स प्रैक्टिस एक्ट हैं उनका यूज़ करके ना लेजिस्लेटिव क्या करें, लॉ के अकॉर्डिंग, और जो अपनी जो प्रोटेक्शन है उसने रेगुलेट कर सके एज ए, ठीक है, ये इसका मतलब नु काम आया करें, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नर्स एंड पेशेंट। किसके लिए क्या करेंगे, जो पेशेंट और जो नर्स है उन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए। प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एजुकेशन प्रोवाइड करेगी जो भी एम्प्लॉय है और है या फिर जो भी पेशेंट है उसके राइट की हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैं। ये एक स्किल्स ने डेवलप करेगी जो एक पब्लिक रिलेशन से भी रिलेटेड हो उसका या फिर किसी भी मीडिया प्रेजेंटेशन से भी रिलेटेड हो उसका। अगला क्या है, ये ग्रुप है उनको सपोर्ट करेगी, और जो नर्स है उन्हें हेल्प करेगी कि मैं भाई बोलना है ठीक है, बोलना है जो मतलब कुछ नर्स नहीं है करें जो मतलब जिन्हें बोलना बालना नहीं पसंद हो, लेकिन मैम उन्हें खुद खातर तो आवाज़ उठानी पड़ेगी नहीं, जो चीज़ उन खातर गलत है उन्हें गलत लागत तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ आ गई इसमें एडवोकेसी फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट क्या है, एथिक्स। एथिक्स क्या करें, मान लो अपने मैनर्स है या ह्यूमन का बिहेवियर। अब देखो एथिक्स है वो क्या है, साइंस ऑफ मॉरल ड्यूटी और आइडियल ह्यूमन बिहेवियर है ये। या जो टर्म है डिराइव्ड कित हुई थी, इथोस तो हुई थी, जिसका मतलब है क्या है, अगर कस्टम या फिर करेक्टर। देखो अब अगली बात हम करेंगे एथिकल प्रिंसिपल्स की। पहली बात क्या है, ऑटोनॉमी। हम जो पेशेंट है उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे और खुद, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, अगर आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और पेशेंट ने भी समझाओगे कि तू भी सेल्फ डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिशियंस। अब बेनिफिशियंस का मतलब क्या है, बेनिफिट्स के प्रोवाइड होंगे अपन। अगर अपन एथिक्स, अगर अपने मैनर अच्छे होंगे तो अपने को खुद ही बेनिफिट होगा। अगला क्या है, जस्टिस। अगर अपने को ये पता है मैनर्स अपने के अंदर ठीक है, इथिकल प्रिंसिपल की अपने को नॉलेज है, तो अपन जस्टिस है, जो भी इंसाफ है वो अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नॉन मेलिफिशियंस। अब इसका मतलब क्या है, अपन है जितना हो सके जो पेशेंट है उसको जो भी नुकसान हो उसने अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट क्या है, फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब क्या होता है, ये फेथफुलनेस लॉयल्टी से रिलेटेड वर्ड है ठीक है। अगर अपने को इथिकल प्रिंसिपल अच्छे से आते हैं तो आप जो पेशेंट उसके तरफ क्या होंगे, फेथफुल होंगे ठीक है, लॉयल होंगे। अब उसकी जो भी प्राइवेट जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम किसी को और को नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, विरासिटी। अब विरासिटी का मतलब क्या है, ऑनेस्ट और टेलिंग ट्रूथ। अब नेक्स्ट क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है इधर, कि जो हम खुद को आंसर देने के लिए काबिल हो। मान लो अगर अपने से कोई भी गलती हुई ठीक है, या फिर किसी और से हुई, तो आप आंसरेबल टू वन सेल्फ एंड अदर वंस। जो अपने खुद के जो एक्शन है आप खुद ने भी आंसर कर सका। आप यूँ नहीं आएगा, अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया हो तो आप खुद ने भी आंसरेबल हो और दूसरे ने भी। नेक्स्ट क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उससे नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, लेकिन एक बार सुन लो। जितनी भी पर्सनल और हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन है किसी पेशेंट की वो हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए। ये होता नहीं है कि भाई जो नर्सेज हैं वो एक नर्स है वो दूसरी नर्स को जाके बताएगी, दूसरी तीसरी को बताएगी, तो ऐसे जो भी प्राइवेसी है पेशेंट की वो मेंटेन नहीं रहती। तो अपन ये मेंटेन करके रखनी है।
अब नेक्स्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स, उसके बारे में बात करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स में क्या आएगा, देखो कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि सेट है किसका, इथिकल प्रिंसिपल, जो भी इथिकल प्रिंसिपल है वो सारे एक मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, एक सेट उनका क्रिएट हो जाए, जिस मतलब जो एक्सेप्ट हो उसके, जिनको एक्सेप्ट कर सके, जितने भी मेंबर है प्रोफेशन में वो सारे उसको एक्सेप्ट कर सके। अब दोबारा देखो, एथिकल प्रिंसिपल का सेट, जिनको जितने भी मेंबर है उस प्रोफेशन में वो सारे एक्सेप्ट कर सके, वो क्या होगा, कोड ऑफ एथिक्स। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये हमें एज ए गाइड की तरह भी, जो नर्स है उसको एज ए गाइड की तरह भी मतलब कैरी आउट करते हैं, और हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर भी मतलब बताते हैं, उनको एक्ट करवाते हैं। अब हम बात करेंगे जो कोड ऑफ एथिक है उसके पर्पस क्या होते हैं। पहला क्या है, ये जो भी अपना डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, जो भी अपन डिसीजन लेंगे उसमें हेल्प करता है, ठीक है, उसके उसके बारे में जो भी प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड करवाता है। अगला क्या है, प्रोवाइड जो भी जर्नल गाइड, सॉरी, अब हम बात करते हैं जो भी पर्पस है किसके, कोड ऑफ एथिक्स के, उनके बारे में बात करेंगे। पहला क्या है, प्रिंसिपल दैट गवर्न डिसीजन इन नर्सिंग, जो भी डिसीजन हम नर्सिंग फील्ड में जो भी करेंगे उनको गवर्न कौन करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स करेंगे। अब अगला क्या है, ये जो जनरल गाइडेंस है किसी भी प्रोफेशनल बिहेवियर या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में ये प्रोवाइड करवाते हैं। जनरल गाइडलाइंस किसी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट या फिर प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। अब अगला क्या, जो भी ह्यूमन के राइट है, जो भी इंडिविजुअल के राइट है, फैमिली के, कम्युनिटी, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो ये एक वेल डिफाइंड पॉलिसी है उनको प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी प्रोसीजर है इन डिजोल्विंग, डिजोल्विंग क्या होता है, टूटना, ठीक है, मतलब जो टूट जाते हैं, जो इथिकल डायलेमा, इथिकल डायलेमा का मतलब क्या है, जो भी अपन है जो मैनर्स है कई बार अपने को समझ में नहीं आते, डायलेमा का मतलब होगा कि आप कंफ्यूज हैं सही और गलत क्या है, तो इनको डिजोल्व करवाने में हेल्प करते हैं। इन्फो जो भी पब्लिक है उसको इन्फॉर्म करते हैं अबाउट किस किस के बारे में, जो प्रोफेशन है उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या क्या है उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्या है, जो सेल्फ रेगुलेशन में भी, और जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ अपनी कैसी है उन सब को भी मतलब मेंटेन करके कौन रखते हैं, अपने कोड ऑफ एथिक्स। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड कोड ऑफ एथिक्स। अब जो इंटरने जो ICN है उसके अकॉर्डिंग उसने कोड ऑफ एथिक्स क्या बताया। अब इसने क्या बताया, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो नर्सेज वो पहली बार अडॉप्ट कब करे गए थे, 1953 में। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो फर्स्ट टाइम किस कब अडॉप्ट किए गए थे ICN के द्वारा, 1953 में। अब नेक्स्ट स्लाइड की पे चलते हैं। अब क्या है, एलिमेंट ऑफ कोड अकॉर्डिंग टू जो इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग है उसके द्वारा जो एलिमेंट क्या क्या है। पहला क्या है, जो नर्स और पीपल है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, उसके बीच में मैनर्स कैसे रहने चाहिए। अगला क्या है, नर्स और प्रैक्टिस के बीच में। नेक्स्ट इज नर्स एंड जो भी प्रोफेशन है उसका उसके बीच में, और नर्स और कोवर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब बात करते हैं जो नर्सेज और या फिर जो लोग हैं जो पीपल हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कोड ऑफ एथिक्स कैसे काम करते हैं। जो नर्स है उसकी प्राइमरी, जो उसकी सबसे पहली जो भी प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को केयर है वो प्रोवाइड करना, जो भी सिक इंडिविजुअल उसको प्रोवाइड क्या करवाना, केयर। अब नेक्स्ट क्या है, मेंटेन, ये एनवायरनमेंट उसको मेंटेन करके रखती है, जो कि एक ह्यूमन का राइट है। उसकी जो वैल्यूज़, उसके जो कस्टम, स्पिरिचुअल और उसके जो बिलीफ के अकॉर्डिंग ये एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखती है। अब नेक्स्ट क्या है, ये इंश्योर करती है कि भाई जो इंडिविजुअल है वो अच्छी केयर, एक्यूरेट केयर, बिल्कुल सही केयर और सफिशिएंट और टाइमली इंफॉर्मेशन उसके पास सारी आ रही हो। नेक्स्ट क्या है, ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है यानी प्राइवेसी है पेशेंट की वो मेंटेन करके रखती है। अब जो ये क्या है, नॉलेज है उसको प्रोवाइड करवाते हैं किस किस के बारे में, जो हेल्थ है उसको प्रमोट कैसे करते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। अब अगला क्या है, जो नर्स है वो डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफेशनल वैल्यू, जो नर्स है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है प्रोफेशनल वैल्यूज़, जैसे कि रिस्पेक्टफुलनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड कंपैशन। अब डिस क्या है, जो डेमोन्स्ट्रेट है उसका मतलब क्या होता है, कुछ अपने को दिखाना, कुछ प्रूव करना, ठीक है, किसी भी सामने वाले को कुछ समथिंग, टू शो समथिंग क्लियरली। अब इधर जो नर्स है वो मतलब प्रोफेशनली क्या शो करना चाहती है कि भाई उसकी रिस्पेक्टफुलनेस कितनी, उसका कंपैशन कितना उसमें, और उसमें वो रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है उसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या है,
जो नर्स और प्रैक्टिस है उनके बीच में अब रिलेशन देखेंगे। जो नर्स है वो क्या कैरी करती है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मैंने आपको मतलब बताया था, आई एम सॉरी फॉर इट। हाँ, अब जो अकाउंटेबिलिटी है मैंने आपको उसको मतलब बताया था। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि वो खुद को आंसरेबल, मतलब ऐसी उसने कुछ काम किया हो कि वो खुद को भी आंसर दे सके और दूसरों को भी आंसर दे सके। ठीक है, तो जो नर्स और प्रैक्टिस है उसके बीच में क्या है, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी है, उसको मेंटेन करवाती है। जो नर्स है वो कम्पिटेंस है, जो नर्स है वो मेंटेन करके रखती है क्या, कम्पिटेंसी को, बाय कंटिन्यूअल लर्निंग। मतलब बार बार जैसे कंटिन्यू अपनी लर्निंग है, जैसे अब हम नर्सिस हैं, पहले हमारे 4 साल हैं, 4 साढ़े 4 जितने भी साल हैं वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम एमएससी नर्सिंग करेंगे। तो जो हमारी स्टडी है, जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है वो कंटिन्यू होगी। और आगे भी कोई नर्स है, मान लो किसी हॉस्पिटल में काम करे, उसकी जॉब लगी, तो उधर भी जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है वो कंटिन्यू ही चलती रहेगी, कुछ ना कुछ उसको सीखने को ही मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या है, जो नर्स है वो मेंटेन करती है क्या, जो भी उसकी एबिलिटी है कि वो कितना केयर प्रोवाइड कर सकती है, उसमें कोई भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो नर्स है वो क्या शो करती है, उसको जो यूज़ है टेक्नोलॉजी वो भी करनी चाहिए, और जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसका भी यूज़ करना चाहिए। कोई भी जो भी प्रैक्टिस, अब ये इधर है, ये नोट नहीं आएगा, ये मेंटेन करके रखती है क्या, प्रैक्टिस कल्चर को। नेक्स्ट क्या, अब ये जो एथिकल अपने बिहेवियर उनको प्रमोट करती है। अब जो नर्स और प्रोफेशन है उनके बीच में क्या रिलेशन, और एथिकल जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कैसे मतलब इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब अगला क्या है, जो नर्स है वो एज्यूम करती है क्या, जो भी मेजर रोल है उसके किस किस के बारे में वो डिटरमाइन करती है, ठीक है, पता लगाती है, इम्प्लीमेंट करती है, जो अपनी स्ट्रेटेजी उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, जितनी भी क्लिनिकल नर्सिंग या फिर प्रैक्टिस मैनेजमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, उसके बारे में उसने जो भी सोचा है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नर्स का प्रोफेशन के प्रति रोल होता है। अब नेक्स्ट क्या, जो भी अपनी जो रिसर्च है बेस्ट, वो जो अपनी जो रिसर्च है उसको डेवलप करती हैं, किसके द्वारा, उनके द्वारा अच्छी प्रोफेशनल बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो नर्स हैं वह की प्रैक्टिस करा करें, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें प्रोटेक्ट करके रखा, और जो हेल्थ न के फैक्टर इफेक्ट करें, ठीक है, उनकी अवेयर करवाना लोग थी। अब नेक्स्ट क्या है, जो नर्स है वो कंट्रीब्यूट करती है किसी भी जो भी इथिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, जैसे एनवायरनमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं जो नर्सेज है और कोवर्कर है उनके बीच में जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कैसे डिपेंड करते हैं या फिर वो कैसे अफेक्ट करते हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, जो भी कोड ऑफ एथिक्स है वो रिस्पेक्टफुल और कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनवाते हैं किसके साथ, कोवर्कर्स के साथ। और जो नर्स है इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही एक्शन मतलब ले सकती हैं किसी भी इंडिविजुअल है उसकी सेफ्टी के प्रति, या फिर फैमिली या फिर कम्युनिटी है उसके उसकी हेल्थ, और मतलब जो भी मान लो इस सॉरी इस पॉइंट में क्या कहा है, जो नर्स है वो क्या है, कोई भी अप्रोप्रिएट या फिर कोई भी सही एक्शन प्रोवाइड कर सकते। अगर मान लो कोई भी कोवर्कर है, उसने कोई भी गलती कर दी या जिसकी वजह से जो भी इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ है उसके ऊपर मतलब बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो नर्स है वो एक अच्छा अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं उस तरफ। तो ये नर्स और कोवर्कर के बीच में रिलेशनशिप का कोड ऑफ एथिक्स को मेंटेन करते हैं। अब अगला क्या है, जो नर्स है वो कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है, क्यों, कब, जैसे कोई भी जो भी उसके क्या है एथिकल कंडक्ट हैं, ठीक है, और वो जो सॉरी जो नर्स है वो क्या है अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी और गाइड करेगी अपने कोवर्कर को, जो उसके इथिकल मैनर्स या फिर इथिकल कंडक्ट है उनको एडवांस करवाने के लिए। अब अगला क्या है, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल कोड ऑफ एथिक्स है उसके बारे में बताते हैं। अब जो ये क्या कहता है, जो नर्स वो है वो रिस्पेक्ट करेगी किसकी भी, मतलब मतलब सब इंडिविजुअल है वो सेम तो हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो उनमें यूनिक होगा, तो उस यूनिकनेस है उसकी उसकी रिस्पेक्ट करेंगी। इन प्रोविज़न ऑफ केयर, उसकी मतलब केयर, उसकी केयर भी करेंगी। अब नेक्स्ट क्या है, जो नर्स है वो रिस्पेक्ट करेगी जो भी इंडिविजुअल है उसकी क्या क्या राइट हैं, जैसे एज ए पार्टनर, किस मतलब इसका एक पार्टनर बन के वो केयर प्रोवाइड करेगी, कि जो भी चॉइसेस हैं उनको बनाने में उसकी हेल्प करेगी, ठीक है। और जो नर्स है वो रिस्पेक्ट करेगी किसी भी इंडिविजुअल है उसके राइट की, जैसे प्राइवेसी के उसके लिए राइट होते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी ये वाला आ गया।
और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जुडिशियसली मतलब किसी को नहीं शेयर करेगी फालतू में, बस अपने तक ही सीमित रखेगी। जो नर्स है वो कॉम्पिटेंसी है उसको मेंटेन करके रखेगी एक ऑर्डर में। टू ग्रेटर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, ये क्या, आई एम सॉरी, इधर ग्राइंडर नहीं आएगा, इधर रिंडर आएगा, RENDER। अब रिंडर है उसका मतलब क्या होता है, गिव या फिर किसी को प्रोवाइड करवाना। वो क्वालिटी केयर है उसको प्रोवाइड करवाएगी। अब जो नर्स है वो ओब्लिक करेगी जो भी उसकी प्रैक्टिस है, जो भी उसका फ्रेमवर्क है, किसी भी एथिकल मैनर या प्रोफेशनल या फिर लीगल बाउंड्रीज के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस है उसको ओब्लिक करेगी, उसको यूज़ करेगी। जो नर्स है वो ओब्लिक टू वर्क हारमोनियसली विद मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। जो नर्स है वो अपना काम अच्छे से करेगी, जो भी उसके जो टीम मेंबर हैं उनके साथ मिलकर। हारमोनियसली का मतलब है कोई भी काम है वो अच्छे से मिल के कोऑपरेटिवली करना। अब अगर जो नर्स है वो क्या कमिट करती है टू रेस्ट, जो नर्स है तो वो क्या करेगी, जो भी ट्रस्ट इन्वेस्ट करा है उसने अपने प्रोफेशन में, ठीक है, इन नर्सिंग प्रोफेशन बाय सोसाइटी, रेसिप्रोकल, जो भी जो सोसाइटी है उसने नर्सिंग प्रोफेशन पे जो भी ट्रस्ट करा है तो उसने कौन मेंटेन कर रखा है, उसने कौन रेसिप्रोकेट करेगी उस ट्रस्ट ने, नर्स। अब अगला क्या है, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, कोड नर्सेज इन इंडिया। अब इसमें उसने क्या कह रखा है, जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आ जाएंगे इसमें। अब यही है सारी जो पिछली चीज़ें, जो भी कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, कोड नर्सेज, जो भी प्रोफेशनल कंडक्ट है, ठीक है, कोड है, वो नर्सेज का इंडिया में क्या है, ये सारी चीज़ें कि भाई उनके ऊपर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनको नर्सिंग प्रैक्टिस अच्छे से आनी चाहिए, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नर्स को मेंटेन करनी आनी चाहिए, वो वैल्यू करे जो ह्यूमन बींग है उनकी। अगला क्या है, मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, जो भी प्रोफेशनल मतलब एडवांसमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है उसको वो रेसिप्रोकेट करें। अब अगला क्या है, जो लीगल एस्पेक्ट है नर्सिंग में वो क्या क्या होती हैं। अब लीगल एक्सेप्ट है एस्पेक्ट है सॉरी। अब नर्सिंग लॉ क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे। जो नर्सिंग लॉ है वो क्या होता है, कोई भी जो लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्न करवाया जाता दैट, वो गवर्न करता है क्या, जो भी नर्सिंग की प्रैक्टिस है, और जो पेशेंट और जो भी नर्स हैं उनको जो लॉ हैं या फिर जो उनके जितने भी मतलब राइट है उनको मेंटेन करके कौन रखेगा, नर्सिंग लॉ, ठीक है। जो नर्सिंग लॉ है वह क्या करेगी, जो लीगल फ्रेमवर्क है जो गवर्न करे किसने, जो नर्सिंग है उसकी प्रैक्टिस ने, और वो किस किस ने बचाओगा, पेशेंट ने नर्स ने, दोनों ने प्रोटेक्ट करेगा वो। एक और डेफिनेशन है उसके इसकी, ये क्या डिफाइन करेगा, जो स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस ने डिफाइन करा है। एक उसका जो स्टैंडर्ड है जो भी केयर के, कि भाई वो फालतू में पर्सनल नहीं होगा, एक प्रोफेशनल तरीके से उसको केयर प्रोवाइड करेगा, तो इसके एक टाइप से वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। जो भी उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, नर्सेज के लिए उनने भी मेंटेन करके रखा। ये बगला के इट इंक्लूड, ये लॉ रिलेटेड, अब इसमें क्या है, लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस का जो भी जितना भी स्कोप है उसकी भी जरूरत, जो पेशेंट है उसके राइट है, और जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है नर्सिंग लॉ में। अब पहला क्या है, जो पर्पस क्या है लॉ ऑफ नर्सिंग के, पहला पर्पस क्या है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जो भी नर्सिंग है, जो कोई भी नर्स है वो एक्शन लेने से पहले मतलब 100 बार सोचेगी भाई तेरे ऊपर केस हो, उसका तेरा लाइसेंस है वो रिजेक्ट हो उसका, ठीक है। अब अगला क्या है, ये जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके स्टैंडर्ड ने मेंटेन करके रखेगी, ये एस्टेब्लिश करेगी मतलब जो बाउंड्रीज होया करे, जो एक लकीर या फिर बाउंड्री उसने मेंटेन करके रखेगी कि जो नर्स है उसकी मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट, जो नर्स की वह जो नर्स के जो जितने भी एक्शन होंगे वह खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और उनको ऊपर एक बाउंड्री उसने एस्टेब्लिश करेंगे। अब अगला क्या है, ये जो नर्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी लाइबिलिटीज़ से। अब ये लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ये समझो पहले आप। मतलब लाइबिलिटीज़ का मतलब कोई भी मतलब इंसान है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कुछ भी उसने गलत काम करा, समवन रिस्पॉन्सिबल, ये जो क्या है नर्सिज हैं इनको लाइबिलिटीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो लॉ है उसके भी टाइप होते हैं, पहला क्या, पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ के अंदर क्या आएंगे, जो भी रिलेशनशिप है स्टेट और सिटीजन के बीच में उनके बारे में जो बातें होंगी वो होंगी पब्लिक लॉ में। अगला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें क्या होगा, जो भी जजमेंटल लॉ है कंट्री के उनको चेंज कौन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जैसे अब क्या है, वो दहेज का चल एलिमनी का सिस्टम नहीं चल रहा है अपने इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकते हैं। अब अगला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या होंगे, जो भी रूल्स वगैरह बनाए हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी होल्ड हियरिंग्स, जो भी
क्या है वो ये कोर्ट है उसमें हियरिंग होती है, ठीक है, जो भी इनफोर्स रेगुलेशन, वो जो दबाव के कारण जो भी रेगुलेशन बनाई गई हैं, ठीक है, उनको कौन मेंटेन करके रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लो, या फिर उनके खिलाफ कौन काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये किससे डिफाइन होता है, पावर होती है इसमें, ड्यूटीज होती हैं, प्रोसीजर ऑफ दीज मतलब एजेंसीज होते हैं। जो क्रिमिनल लॉ है वो किससे रिलेटेड होगा, क्राइम से। और जो सिविल और प्राइवेट लॉ है वो क्या होगा, लीगल राइट उनको प्रोटेक्ट करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, किसी भी मान लो दो पार्टीज है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी हैं, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसको कौन सेट करके रखता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब अगला क्या है, टोर्ट। टोर्ट क्या करे, कोई भी रॉन्ग मतलब कुछ भी हो गया, किसी बंदा तभी कुछ भी गलत हो गया, जिसकी वजह तो जो अनदर बंदा है, जो दूसरा बंदा है, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको ऊपर अफेक्ट गया है, ठीक है, या फिर जो उसका खुद के ऊपर इफेक्ट है, वह क्या होगा टोर्ट में। कोई भी गलत काम जिसकी वजह से जो खुद पे या फिर मतलब जो दूसरा बंदा है उसका खुद के ऊपर और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव पड़ा है, वो किसका अंडर होगा, टोर्ट का। अब देखो टोर्ट है उसके कुछ असेंशियल्स होते हैं। पहले देखो, पहले किसी ने कोई भी पहले कोई भी एक्ट होगा, ठीक है, एम्बिशन होगा, फिर को क्या होगा, मान लो कुछ ने वो कुछ सही करना चाहते लेकिन उस पर कुछ गलत हो गया, तो वो क्या होगा, रोंगफुल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसने क्या कहोगे आप, ओमिशन। अब कुछ लीगली डैमेज होया, फिर एक लीगल रेमेडी बनेगी, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टोर्ट की। ये भी दो टाइप का है करे। तो अगर इंटेंशनल टोर्ट, जो अपने इच्छा तक कराओ, जो अपन अपनी मर्जी तक जो भी कुछ गलत काम कराओ। एक अगर अनइंटेंशनल, जो मतलब गलती से हो गया हो। ये पहला इसमें पॉइंट आओगा बैटरी, मतलब ये भी आगे टाइप देखे किस किस टाइप के उसके। बैटरी मतलब विदाउट एनी कंसेंट, मान लो बिना किसी पेशेंट है उसकी मर्जी का आप मतलब उसकी सर्जरी वगैरह करा, ठीक है, तो वो किस में आएगा, बैटरी में। असोल्ट में क्या होगा, अपन मतलब जो कोई पेशेंट है उसका दिमागी तौर पे या फिर फिजिकली उसकी मतलब आप डैमेज करा। अगला क्या है, फॉल्स इम्प्रीजनमेंट। अब इसका क्या मतलब है, बिना किसी आदेश का आप मतलब कोई भी चीज़ रोक देगा, रिस्ट्रेंट मतलब रोक लगाना, ठीक है। और अगर ये इसका एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी सर्जरी हो रही है किसी पेशेंट की, और वह बिना किसी ऑर्डर का वह रोक दी गई, मान ले डॉक्टर ने रोक दी किसी भी कारण, तो वह ये है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस बन सके उस पर। अब अगला क्या है, ट्री पास। ट्री पास का मतलब क्या है, अगर कोई भी अनऑथराइज एंट्री होगी मान ली किसी भी पर्सन की लैंड पर, ठीक है, वह क्या होगी, ट्री पास। अब अगला क्या है, डिफेमेशन, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। आप डिफेम नहीं करा करो दूसरे लोगों ने, उनके बारे में गलत बोलिया कर। और वह भी दो टाइप की अगर, स्लैंडर मतलब ओरल, आप बोल कर उसके बारे में कोई भी गलत स्टेटमेंट आवा देगा। लाइबल में क्या होगा, जो न्यूज़पेपर में लिख कहने, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे लिख कहने फिर उसने मतलब सारा सोशलाइज कर दे, तो वह क्या होगी, रिटर्न फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखो, इंटेंशनल टोर्ट। इंटेंशनल टोर्ट मतलब जो अपनी मर्जी तक कराया गया हो भाई। उसके भी आगे भी टाइप है, वो पीछे थोड़े कम रह गए थे तो आगे। अगला क्या है, फ्रॉड। मतलब कोई भी खुद ने अगर आप बेनिफिट प्रोवाइड करना खातर, ठीक है, जो लीगल ना हो, तो वो किस में होगा, फ्रॉड में। अगला क्या, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। मान लो कोई भी एक्ट्रेस है, ठीक है, वह एडमिट हुई है, तो आप उसकी प्राइवेसी है उसमें इन्वेड नहीं कर सकते। अगला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्राइवेसी। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन अब वर्क प्लेस, ये तीनों अब अलग अलग है। देखो, इन्फॉर्मेशन कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। वर्क प्लेस जिस जगह पापा काम करा उसकी अलग है प्राइवेसी है। ऑर्गेनाइज जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसकी प्राइवेसी अलग से होगी। अब ये सारी अपने को अगर मान लेंगे कभी लीक होगी कोई भी इंफॉर्मेशन, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जो भी बात है, वर्क प्लेस है, उसकी प्राइवेसी लीक होगी, तो ये किस में आएंगी, इंटेंशनल टोर्ट में। अब अगला क्या, अनइंटेंशनल मतलब किसी भी गलती का कारण होगी। पहला क्या, नेग्लिजेंस, मतलब आपा ने नकार दी, ठीक है, ढंग से ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर। पहला कि उसका मेडिकेशन है, कोई भी दवाई है उसमें कि में गलती आ गई हो जिसकी वजह से पेशेंट है उसने हार्म पहुंचा है, ठीक है, वो उसने नुकसान पहुंचा है, फिजिकली उसका, वो मेंटली उसका, सोशल उसका, कुछ भी उसका। अगला के रिपोर्ट है वही गलत आई है। इंस्ट्रूमेंट है, मान लो आप MRI है कि मशीन वगैरह वही ख़राब है। इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ डोसेज, जो भी आप जो दवाई नहीं दिया करा जो पेशेंट ने, उनकी डोसेज है वह गलत दे दी हो। अगली क्या, माल प्रैक्टिस। अब माल प्रैक्टिस मान लो कोई भी अनप्रोफेशनल नर्स है, ठीक है, जिसने सही नॉलेज ना हो काम करने की, अब उस तक कोई गलती हो जाए तो वो किस में आ जाएगी, माल प्रैक्टिस में। अब नेक्स्ट क्या है, लीगल सेफ गार्ड इन नर्सिंग। अब इसमें देखो, लीगल सेफ गार्ड मतलब लीगली कुकर सेफ है नर्सिंग। पहला क्या, उसका तो एक अच्छा लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, कोई अब ये क्या है, गुड सैमरिटियन लॉ।
गुड सैमरिटन लॉ। अब इसमें इसने क्या कही है कि भाई जो भी इंडिविजुअल है, जो भी केयर प्रोवाइड करे किसी भी सिक इंडिविजुअल की, उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, इंडिविजुअल को जो असिस्ट करे किसी ना किसी भी बीमार इंसान है उसने। अगला क्या, उसको स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसका पर्टिकुलर कंसेंट होना चाहिए पेशेंट का, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इथिकल, कोई भी लीगल इशू होगा किसी भी नर्सिंग में तो उस खातिर क्या चाहिए हमें। पहला क्या, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अपन पेशेंट है उसका हमेशा कोई भी प्रोसीजर का आ रहा उसकी मर्जी उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है। अगला क्या है, मेडिकल रिसर्च। जो मेडिकल रिसर्च है, जो एविडेंस बेस्ड जो भी प्रैक्टिस करते हैं आप आवा किस माव की रिसर्च में, ठीक है। अब जो रिसर्च है किसी भी मेडिकल फील्ड में वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे है। अब अगला क्या है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। जो पर्सन है उसकी क्या है, उसके रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट। अब देखो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट में एक डिफरेंस है। रिकॉर्ड तो क्या करें हमेशा लिख रिटर्न फॉर्म में आया करें, लेकिन रिपोर्ट क्या करें ओरली भी उसके हैं और जो कि रिटर्न फॉर्म में भी उसका है। जो रिपोर्ट है उसमें क्या होगा कि भाई जो मान लो एक नर्स है और वह दूसरे स्टाफ मेंबर तक जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी पेशेंट के बारे में वह क्या होगी, रिपोर्ट। लेकिन रिकॉर्ड में क्या होगा, जो जो भी नर्स है या फिर कोई भी डॉक्टर है वह क्या होगी पेशेंट तक मतलब जो इंफॉर्मेशन है वह प्रोवाइड करवाओगी। अब अगली क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी दोबारा देख लो, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि आपन जो पेशेंट है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो प्राइवेट रखनी है, किसी और को नहीं बताएं। तो ये क्या है, ये बहुत ही मेन चीज़ है। अगली क्या है, मिस यूज़ ऑफ। जो भी कंट्रोल सब जो भी जितने भी मान लो कुछ ड्रग्स होया करें नहीं, क्या है वहाँ मिलते हैं हॉस्पिटल में, तो उनका मिस यूज़ करने से अपने को बचाना है, ठीक है, कंट्रोल रखना है। अगला क्या है, ये यूथेंशिया। अब यूथेंशिया है इसका क्या मतलब होया करें, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी जो पेशेंट है वो बहुत ही मतलब पीड़ित है, ठीक है, लेकिन वो मर्दा कौन, जो कोमा के पेशेंट नहीं होया कर वो बहुत मतलब जमा ही दुखी हो रहे हैं, लेकिन मैं मर्दे कौन, तो जिसकी वजह तो जो डॉक्टर से मैं कुछ ऐसा करा कर कि भाई वो जो अपनी ज़िंदगी है उसने ख़त्म हो जाएगा उसकी। तो यह भी यह एक मतलब लीगल राइट है, अगर अपन ने पहले लीगली क्या है जो गवर्नमेंट है उस तक बताना है करे, ठीक है, उन तक कंसेंट लेना है करे जब आप ये कर सका, ठीक है, इसमें पेशेंट का भी कंसेंट होगा, डॉक्टर का भी, और जो उसके फैमिली मेम्बर हैं उनका भी कंसेंट होगा, और जो गवर्नमेंट है उसका भी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब किसी भी जो कर आप कोई भी मतलब कुछ लॉज वगैरह होया करे, ठीक है, कोई भी मेडिकल क्राइटेरिया होया करे जिसकी वजह जिस आपा जो ऑर्गन है उन्हें डोनेट भी कर सका और उन्हें ट्रांसप्लांट करने में भी हेल्प कर सका। बस ये जैसे नाम है, इनके नाम से ही आप जो इसके अंदर का मटेरियल है वो लिख सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें फालतू भड़क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वीडियो इतनी थी, थैंक यू। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, अब नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन वाला। ओके, बाय बाय।